बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी के ज़वाल और उसके फ़रार की दास्तान पर मबनी है। बहुत ही इबरतनाक कहानी है। अगरचे PTI का सोशल मीडिया एक्शन कमेटी का भी एक्शन कमेटी से बढ़कर उसका वकील बना हुआ है और ये मसलसल बता रहा है कि वहाँ धरने के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते पता नहीं 50 लाख हो गई है। तो लेकिन हकीकत क्या है इसकी तफसील, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो इन्होंने सालसी की दरख्वास्त की है, जब उसका इनको नुकसान का अंदाज़ा हुआ कि ये पेशकश करके तो हमने कमज़ोरी, बल्कि दरख्वास्त करके हमने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर दी है, तो फिर उसके बाद इन्होंने तो कम, लेकिन PTI के सोशल मीडिया ने जो पैंतरे बदले हैं वो भी कमाल के हैं, बड़े मज़े के हैं। और अहम बात यह है कि इंतज़ामिया ने या रियासत ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है सरेंडर का। अभी तारीख नहीं दी, लेकिन एक आध दिन में तारीख भी सामने आ जाएगी। और ये अल्टीमेटम इस बात का इशारा है, बहुत वाज़ेह इशारा है कि अब इस धरने को, बाकी मानदा धरने को उखाड़ दिया जाएगा और अब मज़ीद नरमी नहीं की जाएगी। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके साथ नरमी की जाए, तो पिछली मरतबा नरमी का जो नतीजा निकला वो आपने देखा, जो खमियाजा फिर भुगता पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की रियासत ने और कश्मीरी अवाम ने, वो सबके सामने है। अच्छा, इनका जो बैक स्टेप पर जा रहे हैं, इसका एक तो आपने कल देख लिया होगा कि कल इन्होंने जो गुजरी कल है, इन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च करना था। रावलाकोट से ये ऐलान हो गया था कि अब हम आगे बढ़ेंगे और 23 को मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन 23 तारीख गुजर गई तो पता चला कि लॉन्ग मार्च की तारीख आगे कर दी गई है। अब इसका ऐलान आज 24 तारीख को होगा या कल 25 तारीख को होगा कि नई तारीख कौन सी है। दरअसल लॉन्ग मार्च के इनके हालात नहीं रहे, लोग कम हैं और कम होने की वजह यह है कि 16-17 रोज़ से या शायद 18 दिन हो गए हैं। 5 जून को इनकी ये शुरू हुआ था धरना और 18 दिन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और बैठे इस तरीके से हुए हैं कि दिन को चले जाते हैं, रात को आ जाते हैं, या रात को चले जाते हैं, दिन को आ जाते हैं। यानी कि एक किस्म का ऑफिस वाला माहौल बनाया हुआ है कि वहाँ गए और 4-5 घंटे बैठे और फिर घर चले गए और फिर 4-5 घंटे बैठे गए। ये तो बड़ा आसान धरना है, लेकिन इस आसान धरने की भी ताब अब उनमें नहीं रही और अब ये दुहाई दे रहे हैं। कल इनका एक लीडर धरने से खिताब करते हुए दुहाई दे रहा था कि खुदा के लिए धरने ये जलसा गाह तक सप्लाई के ट्रकों को आने दो। अच्छा, सप्लाई के ट्रक इन्होंने ख़ुद बंद किए थे, ये ऐलान करके कि हमारे कारकुन 1 महीना का राशन लेकर अपने पास रखें, अपनी बगलों में रखें, क्योंकि हम 1 महीने तक के लिए सारा आज़ाद कश्मीर बंद रखेंगे। और बंद का मतलब बंद, ये भी इन्होंने कहा था कि बंद का मतलब बंद, हर चीज़ बंद होगी, सड़कें बंद होगी, मार्केटें बंद होगी। अब जब सप्लाई इनकी अपनी ही शरारतों की वजह से रुक गई है और धरने के शुरका की गिनती, तादाद और आवाम की सपोर्ट भी कम होने लगी है। जितनी औरतें 150-200 पहले ये लाए थे, अब उनमें से 60-70 रह गई हैं और बाज़ार भी खुलने लगे हैं। तो इन्होंने अब दुहाई देना शुरू कर दिया है कि धरना की जगह पर, यानी जलसा गाह पर, उस रावलाकोट के उस इहाते में जहाँ ये धरना मौजूद है, वहाँ तक अशियाए खुराक की सप्लाई बहाल की जाए। तो ये इस हद तक अब बेचारगी की सतह पर आ गए हैं। और फिर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दरख्वास्त दी लिख कर कि आप सालसी कराएँ, यानी हमें यहाँ से उठने का कोई तरीका ढूँढें। अब हम थक गए हैं, अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो बीच बचाव कराएँ, कोई फेस सेविंग हमें दिलाएँ, यानी कुछ हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएँ तो हम यहाँ से उठ जाएँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ख़बर ब्रेक कर दी अपनी वीडियो पैगाम में भी, बयान में भी, कि एक्शन कमेटी वालों ने मुझसे रब्ता किया है और सालसी की दरख्वास्त की है। मैंने सालसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, लेकिन शर्त ये लगाई है कि पहले आप धरना ख़त्म करें। मौलाना का ये बयान एक्शन कमेटी पर बिजली बनकर गिरा और फिर पूरे पाकिस्तान में इनके जो हामी हैं धरना कमेटी के, एक्शन कमेटी के और PTI के लोग, उनमें एक गम व गुस्से की लहर दौड़ गई कि ये मौलाना फजलुर रहमान को सालसी की दरख्वास्त करके इन्होंने अपनी कमज़ोरी साबित कर दी है, ये जो कमज़ोरी दिखा दी है, इस पर बड़ी उनकी लान तान हुई। जब लान तान हुई
तो उन्होंने फिर कुछ एक्सक्यूज़ देने की कोशिश की कि दरअसल ये हुआ था, हम मौलाना फजल रहमान से मिले थे, उस मुलाकात में तय हुआ था कि आप कोई मुसालिहाना किरदार अदा करें। यानी बात तो वही हो गई ना कि हम अब यहाँ से उठना चाहते हैं, हमें यहाँ से उठाने का कोई प्रबंध करें। तो बड़ी खिफ़त हुई, बड़ी इनको परेशानी हुई, बहुत लेट डाउन हुए, इनकी कमज़ोरी वादी हुई। तो इनको तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। पीटीआई का सोशल मीडिया मैदान में आया और उसने कहा कि नहीं, मौलाना फजल रहमान ने इनसे कहा था, एक्शन कमेटी वालों से कहा था कि मैं सालसी कराता हूँ और आपके मुज़ाकरात कराता हूँ। तो फिर एक्शन कमेटी वाले मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सालसी करा सकते हैं तो कराएं। ये कितना बड़ा झूठ था। झूठ इसलिए खुद ही आगे फिर उन्होंने झूठ अपना खोल दिया। झूठ इस तरह कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास तो वो तहरीरी कागज़ है, वो तहरीर है, लिखी हुई टाइप शुदा रिक्वेस्ट है कि आप सालसी कराएं, हमारी ये मुतालबात है, ये इशू है, आप इन पर सालसी कराएं। और मौलाना ने वो मान ली। उनके पास तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है आपकी इस दरख्वास्त का। तो आप बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने जो आपको पेशकश की थी सालसी की, तो वो कहाँ है? उसका भी तो कोई तहरीरी सबूत होना चाहिए। तो फिर पीटीआई के सोशल मीडिया को एहसास हुआ कि ये हमने ब्लंडर कर दिया है। तो उसके बाद इन्होंने एक नई कहानी घड़ी, और वह कहानी घड़ी कि ये मौलाना ने तहरीरी तौर पर तो ये बात नहीं की थी, उन्होंने ज़बानी कलामी एक मैसेज दिया था कि मैं सालसी कराने के लिए तैयार हूँ। तो उनसे पूछा गया कि ज़बानी कलामी किससे बात हुई, कब बात हुई? मौलाना ने तो उनसे किसी के साथ फ़ोन पर रब्ता नहीं किया। तो अब इस पर और परेशान हुए। फिर कहा कि नहीं, मौलाना ने खुद नहीं की थी। आज़ाद कश्मीर में JUI के जो मुकामी रहनुमा हैं, मौलाना ने उन्हें कहा था कि वो जाकर कश्मीर कमेटी वालों से सालसी की बात करें। तो फिर उन मुकामी ओहदेदारों ने धरने वालों से बात की। अब रिकॉर्ड इसका भी कोई नहीं है, कौन से मुकामी जो JUI के जो मुकामी कायदीन हैं, आखिर उनके नाम होंगे। कोई रियासती सदर होगा, कोई किसी ज़िले का सदर होगा, कोई किसी तहसील का सदर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई चीज़ इनके सामने नहीं है, कोई चीज़ ये पेश नहीं कर सकते। और वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि खाजे का गवा डड्डू, कि यानी जो एक्सक्यूज़ एक्शन कमेटी नहीं दे सकती थी, वो पीटीआई के मीडिया ब्लॉगर ने, मीडिया एक्टिविस्ट ने पेश किया और उनकी सफाई दी। और ये लोगों को ये बावर कराने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि कोशिश तो नाकाम हो गई। कोशिश ये की कि नहीं, एक्शन कमेटी का यानी जो है वो किला वो मजबूत है, उनका पलड़ा भारी है। और दरअसल ये तो दरख्वास्त मौलाना फजल रहमान ने की थी, और एक्शन कमेटी वालों की अज़मत है कि उन्होंने मौलाना की ये दरख्वास्त कबूल कर ली कि ठीक है, हाँ जी, आप कोशिश करके देख लें। तो ये इनकी हालत है, इनकी कमज़ोरी की हालत भी और इनकी अखलाकी हालत भी, कि ये लोग किस तरह पाँव भी पड़ते हैं और फिर झूठ भी बोलते हैं। जिस तरह इन्होंने एक झूठ गढ़ा हुआ है पिछले 3 सालों से कि इमरान खान जेल में डट के खड़ा है। हालांकि इमरान खान का अपना बयान, इनकी अपनी हमशीरा की ज़बान से ये सामने आया था कि मैं इनसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरी आँख का इलाज करा दें, और मेरी जो खुराक है वो मेयारी नहीं है, और मेरा जो पानी है वो बेहतर नहीं है। इस तरह की जो ज़ाती सेल के अंदर की शिकायत थी वो इसने दी। तो ये है इनका नेल्सन मंडेला, जिसने अब तमाम अपने बुलंदो बाला अज़ाइम और मुतालबात और नारों से पसपाई इख्तियार करते हुए अब इस बात पर आ गया है कि मेरे लिए कुछ जेल में सहूलतें दी जाए। और कई मरतबा इसके बयानात छपे जिनके पास सहूलतें दी गई, कूलर दिया जाए, AC दिया जाए, अखबारात दिए जाएँ, TV दिया जाए, देसी मुर्गा दिया जाए, फलां दी जाए, मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, सब कुछ इसके साथ किया गया। तो ये उसकी मबलो औकात है कि डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। और साथ ही में मुझे एक बात याद आई, मैंने बहुत पहले कहा था कि इमरान खान की सेहत कमज़ोर हो रही है, अगरचे कमज़ोर होने की गिरफ़्तार जो है वो इतनी तशवीशनाक नहीं है, लेकिन कमज़ोर बहरहाल हो रही है। तो अब जो इतलात आई हैं उनसे पता चलता है कि इमरान खान की सेहत ख़ासी कमज़ोर है। यानी मैंने तो कहा था ना कि थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन वो थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा कमज़ोर है। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं। एक आदमी जो जेल में 3 साल से रहा हो, और आदमी भी वो हो जिसने इससे पहले कोई सख्ती देखी ना हो, कोई आजमाइश देखी ना हो, कोई तकलीफ़ बर्दाश्त ना की हो, तो उसका 3 सालों में अगर
कुछ भुरकस निकल गया है तो ये कोई अनोखी बात नहीं, अभी तो मज़ीद भुरकस निकलना है। अच्छा, हम आते हैं वापस आज़ाद कश्मीर की तरफ। इन्होंने अब PTI के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई है कश्मीर कमेटी वालों ने कि सारे पाकिस्तान में ये ढंडोरा पीटो कि हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारे तो जायज़ मुतालबात हैं, हम तो पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। और इवन ख़ुद इन्होंने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटे छोटे मुजाहरे किए हैं, 10-10, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की, इससे ज़्यादा उनमें मुजाहरे नहीं थे। तो इन मुजाहरों की ख़ास बात ये थी कि हर मुजाहरे में इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, अपने सामने उठाया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि देखो हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग और दुनिया ये भूल गई है कि चंद दिन पहले तक इनके नारे क्या थे? 3 दिन पहले तक इनके नारे क्या थे? 3-4 दिन पहले तक जो इनके नारे थे वो ये थे कि कोई पाकिस्तानी फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा, बल्कि उसके बाद एक और नारा लगाया कि ज़िंदा वापस नहीं जाएगा, लाश भी वापस नहीं जाएगी, पाकिस्तानियों की लाशें काट कर टुकड़े टुकड़े कर कर पहाड़ के नीचे फेंक देंगे ताकि वहाँ आकर जानवर वारवर को खा जाएं। पाकिस्तान को इन फ़ौजियों की लाशें भी नहीं देंगे, हमारा अपना झंडा होगा। ये पुरअमन और जायज़ मुतालबात हैं, हमारा अपना झंडा होगा, हमारा अपना सिक्का होगा, हमारी अपनी फ़ौज होगी, हर चीज़ हमारी अपनी पार्लियामेंट होगी, आज़ाद मुल्क होगा। पाकिस्तानी फ़ौज गैर मुल्की फ़ौज है, आज़ाद कश्मीर से निकल जाए, इंडिया की बात छोड़े, इंडिया जाने और हम जाने। ये भी इनके वर्बैटम अल्फाज हैं, इंडिया जाने और हम जाने। वो जो इनका मौलवी मेहरान बेईमान है, शैतान, उसने कहा था कि इंडिया जाने और हम जाने। पाकिस्तान कौन होता है? ये एक गैर मुल्की फ़ोर्स है, ये अपनी गैर मुल्की फ़ोर्स पाकिस्तान से निकाल कर ले जाए। तो अब इन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि हमारी मज़लूमियत वाज़े करो और हमारी बेगुनाही साबित करो और ये बताओ लोगों को कि हम तो पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, हमने तो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक़ की हमायत की है। इस तरह की बातें अब PTI वाले करना शुरू हो गए इनके ईमा पर, इनके बिहाफ पर कि जनाब वो तो बड़े मुहब्ब वतन है, हालांकि इनकी सारी मुहब्बुल वतनी देखी हुई है। मुझे एक और बात याद आई, वो महरंग बलोच को उम्र कैद हुई और किस बात पर हुई? उसने एक जुलूस निकाला जिसने एक पुलिस वाले को मार मार कर शहीद कर दिया और कई को ज़ख्मी कर दिया। उस पर मुकदमा चला और सज़ा हो गई, क्योंकि ये उसके उकसाने पर, केस के मुताबिक उसके उकसाने पर ये कत्ल किया गया एक सिपाही को। तो अगर ये सज़ा का ये मियार आपने रखा है तो मेरा पूछना ये है कि आज़ाद कश्मीर की इस भारतीय एक्शन कमेटी ने तो 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए हैं, 7 पिछली मरतबा किए थे, 5 इस मरतबा किए हैं। 7 और 5 कितनी हो गए? 12 हो गए। और 12 पुलिस वाले इन्होंने शहीद किए हैं, तो इन पर क्यों मुकदमा नहीं चलता? इन्हें उम्र कैद की सज़ा क्यों नहीं होती? और बुनियादी सवाल ये है कि इन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता? अगर महरंग बलोच को एक फ़ौजी, एक सिपाही के कत्ल पर सज़ा हो सकती है तो इन्होंने तो 12 कत्ल किए हुए हैं। अच्छा, अब ये परेशान है इस बात पर भी कि पिछले मुकदमे भी बहाल हो गए हैं, तो इन्होंने अब एक और बयान जारी किया, उसमें कहा है कि 5 जून की पोजीशन बहाल की जाए। मतलब 5 जून की पोजीशन से क्या मुराद है कि वो जो इन पर जो पिछले मुज़ाकरात और पिछले तस्वीर में जो समझौता हुआ था, इन पर 170 के करीब शायद मुकदमात थे, FIRC इस तरह के जराइम की, वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। अब वो सारी बहाल कर दी गई हैं, आपके इल्म में है। तो ये चाहते हैं कि उसको अब वापस दोबारा यानी इनको FIRs को ख़त्म किया जाए, नई FIRs भी बंद की जाए। यानी अब वो 12 सीटें वगैरह सीटें, ये सारा मामला उन्होंने भुला दिया और अब वो अपनी जान बचाने के लिए तरले करने पर आ गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया ने इनके मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं दोबारा। और ये जो क़यास ये की जा रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई बैक डोर राब्ते किए हैं और मुज़ाकरात के लिए कोशिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, वो सब झूठ हैं। चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने आज़ाद कश्मीर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इनके तमाम जराइम, इनका सारा रवैया, जो कुछ इन्होंने किया, सारा कच्चा चिट्ठा सब बताया और फिर कहा कि अब मुज़ाकरात की एक ही सूरत है, वो ये कि ये सरेंडर करें और धरना ख़त्म करें। फिर हम देखेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने और क्या करना है क्या नहीं करना। सरेंडर करें और धरना ख़त्म करें। तो ये जो बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी बाद लोगों को ये समझ आई कि इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया।
بات یہ ہے کہ اس الٹیمیٹم کا، اس آرڈر کا جو منطقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے کوئی ڈیٹ دیے بغیر یہ الٹیمیٹم دیا ہے نا کہ دھرنا ختم کریں اور خود کو سرنڈر کریں۔ 1-2 روز کے بعد انہوں نے ان کو مہلت دے دینی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر آپ یہ کام کریں، اور وہ کام نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف ہوگا بڑا ایکشن، جس کے لیے اسٹے تیار ہے۔ اسٹے تیار سے مراد یہ ہے کہ پہلے جتنے لوگ تھے آپریشن کرنے میں زیادہ پرتشدد واقعات ہو سکتے تھے، معاملہ پھیل سکتا تھا، لڑائی جھگڑا، پتھراؤ، شیلنگ، آگ لگانے کے واقعات، کئی چیزوں کا خطرہ تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب ان کی تعداد، اور صرف تعداد ہی نہیں بلکہ عوام کے اندر ان کی حمایت وہ بھی کم ہوئی، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ جس طرح انہوں نے خود کو بھارتی ایجنٹ ثابت کیا، بس جے ہند کا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے، باقی سب کچھ انہوں نے بھارتی چارٹر کے مطابق کیا، تو اس کی وجہ سے بھی عوام اس سے بدظن ہوئے، کچھ دور ہوئے، اور پھر یہ دیکھا کہ خود تو یہ قیادت روبوش ہے اور ہمارے گھروں میں راشن نہیں آنے دے رہے، تو اس کی وجہ سے بھی خلاف ہوئے، اوپر دھرنے کی قوت بھی کم ہو گئی۔ کل انہوں نے کئی سڑکوں پر آپریشن کیا اور وہاں ان کو شرپسندوں کو مار بھگایا، اور اب وہاں راستے کھل گئے ہیں، ٹریفک بھی چل پڑی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد اب انتظامیہ نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اب اگر ایکشن ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے دھرنے میں، تو اتنا زیادہ پرابلم یا مسائل نہیں بنیں گے جتنے آج سے 15 دن پہلے، ہفتہ پہلے بن سکتے تھے۔ تو اب یہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ پچھلی مرتبہ ریاست نے بڑی خوفناک غلطی کی، ان کے ناجائز مطالبات مان کر، تو اور انہی ناجائز مطالبات کو ماننے کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ لوگ، یہ خوخار مگرمچھ بھارت کے ایجنٹ دوبارہ عوامی طاقت کو کندھے پر رکھ کر، یا اس کو ایک ایشو بنا کر، یعنی ایک فضا بنا کر، فضا انہوں نے بنائی کہ خوف و ہراس پھیلایا، اور خوف و ہراس پھیلا کر پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال کرا دی۔ ورنہ ان کے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف مقامات سے جو قافلے نکلے ہیں اور جو رابڑہ کوٹ پہنچے ہیں اور جو دوسرے، ان سب کی گنتی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 40-45 لاکھ یا 50 لاکھ آبادی کے آزاد کشمیر میں ان کی اسٹرینتھ کی پرسنٹیج کتنی بنتی ہے۔ یہاں تو بڑا چڑھا کر، اچھا ان کے 2 ایکٹیوسٹ گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ نشئی شاعر ہے، وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، احمد فرحات، جس کو وہاں کے لوگ راکٹی کہتے ہیں، وہ راکٹ بوٹی کا جو لگاتے ہیں بازو میں، نشئی سا ہے، لیکن نشئی ہونے پر، محض نشئی ہونے پر اس کو رعایتی نمبر نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج دونوں کے خلاف بڑی غلیظ گفتگو کرتا ہے، اور یہی وہ آدمی ہے جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں فیڈ کرتا ہے کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ سے 200 شہید ہو گئے، 400 شہید ہو گئے۔ تو اب اس کو پکڑ لیا، پچھلی مرتبہ پکڑا تھا تو اسلام آباد کی عدالت نے اس کی ضمانت دے دی تھی، لیکن اس مرتبہ شاید اس کی کوئی خاطر تواضع مناسب حد تک کرنے کے بعد ہی اس کو رہا کیا جائے گا۔ اچھا، یہ دوسرا ایکٹیوسٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کا نام ہے رضی طاہر۔ یہ سیاسی ولاگ کم کرتا ہے اور فرقہ وارانہ منافرت والے ولاگ زیادہ کرتا ہے۔ اس کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارا مسلکی تعصب اور مسلکی نفرت اس بنیاد پر ہے، اور کبھی کبھی یہ سیاسی ولاگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری فرقہ وارانہ یا مسلکی نفرت یا مسلکی تشدد کی فیور کرنے کے الزام میں نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ایک خبر بریک کی تھی کہ کوئی سابق آرمی چیف جیل میں جا کر عمران خان سے ملا ہے۔ اس خبر پر پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے میرے خیال ہے کوئی 1000 سے زیادہ ولاگ کیے، یہاں تک کہ جھوٹ کا دور ہے، ایک جھوٹ آپ پھیلاتے ہیں، پھر وہ ٹی وی پر 2 مہینے اس پر بحث ہوتی ہے، اور دوسرے مہینے پتہ چلتی ہے کہ جس خبر پر بحث ہو رہی تھی وہ تو خبر ہی جھوٹی تھی۔ اور جیسے ابھی پچھلے دنوں یہ خبریں چلی کہ جولائی کے بعد شہباز کی چھٹی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کو میں بہت برا کہتا ہوں، لیکن شہباز شریف کی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، یعنی پہلے بھی مضبوط تھی، کمزور نہیں تھی، یہ سسٹم کمزور نہیں تھا۔ اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ باتیں کہ شہباز حکومت کی کارکردگی یا کارنامے ایسے ہیں کہ ان پر ادارے پریشان ہیں، ناراض ہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں یہ حکومت جا رہی ہے، ایسا کوئی سٹیج ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو خیر یہ بات 20ویں مثال کے طور پر آ گئی۔
تو آرمی چیف سے ملاقات جو ہوئی، جو خبر جاری کی گئی، تو اس خبر کے بعد جو پروگرام ہوئے، مین سٹریم ٹی وی جو ذمہ دار لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے خیال میں، وہاں بھی اس کی پھر پس منظر کی کہانیاں سامنے آئیں کہ جناب آرمی چیف نے یہ پیشکش کی، سابق آرمی چیف نے وہ پیشکش کی، اور جنرل فیلڈ مارشل کا پیغام پہنچایا کہ بس ہم تھوڑا سا ہمیں برداشت کر لیں، اس کے بعد آپ کی حکومت ہوگی، آپ جانے پاکستان جانے، اس طرح کی باتیں، پوری کہانی ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ کہ فلاں نے یہ آرمی چیف نے یہ کہا، سابق آرمی چیف نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، اور تان پھر وہی ٹوٹی کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نہیں مانوں گا آپ کی کوئی بات، میں تو اپنے ڈنڈے کے زور پر باہر آؤں گا۔ تو خبر ظاہر 100% جھوٹی تھی۔ تو اس خبر پر پھر اس کو یہ جو مسلکی جنونی ہے رضی طاہر، اس کو پکڑ لیا گیا۔ ظاہر انہوں نے پکڑنا ہی تھا کہ بتاؤ بھئی وہ کون سا آرمی چیف تھا جو عمران خان سے ملا، ہمیں اس آرمی چیف کا علم نہیں ہے، تمہیں کہاں سے علم ہو گیا، اس کا نام بتاؤ، اس کا چہرہ بتاؤ۔ بہرحال اس کو تو میرے خیال میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک خبر غلط جاری کی۔ ویسے پاکستان میں غلط خبریں جاری کرنے پر گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ ٹی وی پر اکثر، خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ARY تو ہفتہ واری بنیادوں پر ایک جھوٹی خبر نشر کرتا ہے، اور آج سے نہیں، پچھلے 10 سال سے اس کا کوئی رپورٹر کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ بڑے بڑے اخبارات میں ڈان میں ایک مرتبہ لیڈ سٹوری غلط چھپ گئی تھی، اور بھی کئی غلط سٹوریاں چھپتی ہیں، ٹی وی پر چلتی ہیں، ان کو پکڑا نہیں جاتا۔ لیکن یہ ذرا معاملہ حساس قسم کا تھا، یعنی اس میں آرمی چیف اور بطور ادارہ آرمی کی بات آ گئی تھی، اس لیے اس کو پکڑ لیا۔ میرا خیال ہے اس کو تو زیادہ وہ کچھ نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ جو راکٹی ہے، احمد فرحاد راکٹی، اس کی شاید کچھ سیوا اس مرتبہ خاطر خواہ سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسرے موضوعات بھی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ تعالی کل بات کر لیں گے۔ ایران کے صدر پزشکیان امریکہ سے ابتدائی مفاہمت ہوتے ہی پاکستان آئے، اس پر بڑی بڑی سٹوری ہے، اور یہ میں کل بات کروں گا اس پر۔ آج میں صرف ایک بات کروں گا کہ اگر پزشکیان کی گرفت مضبوط نہ ہوئی ہوتی اور ایران میں اب بھی 100% گرفت مولویوں کی ہوئی ہوتی، تو امریکہ سے مفاہمت کے بعد ایران کا صدر پاکستان نہیں آتا، اس کے بجائے وہ سب سے پہلا دورہ بھارت کا کرتا اگر مولوی خمینی زندہ ہوتا۔ لیکن اب نہ تو خمینی زندہ ہے اور نہ ہی پاسداران کی اتنی زیادہ طاقت رہ گئی ہے، اور دوسرے بھی معاملات ہیں۔ پزشکیان جو ہے وہ ایران کا ہمدرد ہے، اس نے ایران کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے لڑا ہے، جہاں اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا پیچھے ہٹا ہے، جہاں اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا پیچھے نہیں ہٹا۔ مذاکرات میں تو خیر پزشکیان صاحب نہیں تھے، وہاں تو غالب آپ تھے اور عراقچی صاحب تھے، لیکن پیچھے تو صدر صاحب تھے نا۔ تو میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پزشکیان کی طاقت بڑی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی رہے گی اور مولوی پانسا نہیں پلٹ دیں گے، مولوی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ابھی ان میں طاقت ہے، لیکن اتنا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ کمزور ہوئے ہیں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ تک کے لیے۔ خدا حافظ۔